दोस्तों, ये रिवीजन सीरीज शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि अनअकैडमी ने जो प्लस सब्सक्रिप्शन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक नया ऑप्शन लॉन्च किया है, रेज हैंड का। रेज हैंड के ऑप्शन में क्या होता है कि जब कभी भी आपको आपके एजुकेटर से बात करनी होती है, आप रेज हैंड का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिसकी वजह से आपके एजुकेटर आपको इनवाइट करते हैं। और जैसे आप टेलीफोन पे बात करके, फोन कॉल पे बात करके, मोबाइल पे बात करते हैं जैसे एक दूसरे से, वैसे आप बात करके अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं और वो आपके डाउट को इमीडिएटली रिजोल्व करेंगे। अब आप मजा लीजिए अपने रिवीजन सेशन का। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि कस्टम एक्ट को कस्टम एक्ट ही क्यों बोलते हैं, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट क्यों नहीं बोलते हैं। क्योंकि देखो, कस्टम एक्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं, या तो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, उनके प्रोसीजर, उनके प्रोविजंस, वही सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये गुड्स है। अब ये गुड्स इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इस फ्लाइट से आउटसाइड इंडिया गया गुड्स, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। अब मान लीजिए कि ये यूएसए, यूएसए से कोई वेसल जो इंडिया आ रहा था, ये वेसल दिख रहा है पीछे जो आ रहा है, और ये वेसल्स इंडिया में जैसे आता, अरे कपड़े गंदे हो गए, वेसल्स इंडिया में आया, ये जो वेसल से है इससे गुड्स आया इंडिया में। जैसे ही गुड्स ये इंडिया में लेकर के आया तो ये गुड्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया है ये गुड्स, तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट भी तो बोला जा सकता था, क्यों इसको कस्टम्स एक्ट बोलते हैं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिए ये कहानी, ताकि आपको मालूम चले कि इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्ट की बजाय कस्टम्स एक्ट क्यों बोला जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। दो रियासतें थी, दो अलग अलग रियासतें मान लेते हैं। एक रियासत का एक बिजनेसमैन था, डायमंड में डील करता था वो, हीरे जवाहरात में। उसने अपनी रियासत में, जिस रियासत का वो बिजनेसमैन था, व्यापारी था, उस रियासत में उसने खूब बिजनेस बढ़ाया। अब वो ये चाहता था कि उसका बिजनेस और फैले, किसी और रियासत में वो जाना चाहता था, लेकिन किसी और रियासत में बिजनेस करने की परमिशन आसानी से नहीं मिला करती थी उस टाइम। उस समय वो बिजनेसमैन दूसरी रियासत में जाकर के वहां के राजा को कोई गिफ्ट दिया करते थे, और राजा को जब गिफ्ट दिया करते थे तो राजा गिफ्ट लेने के बाद उनसे उनकी ख्वाहिश पूछता था, उनकी इच्छा पूछता था कि वो क्या चाहते हैं। तो उस वक्त जो वहां के व्यापारी या बिजनेसमैन थे वो बोला करते थे कि हम आपकी रियासत में बिजनेस करने की परमिशन चाहते हैं, हम हमारी रियासत का माल आपकी रियासत में बेचना चाहते हैं, हम हमारे देश का माल आपके देश में बेचना चाहते हैं। राजा खुश होकर के वो परमिशन दे दिया करता था। तो ये एक रिवाज था जो पहले के जमाने में चला करता था, वो रिवाज को कस्टम बोला जाता है, और ये कस्टम्स वर्ड वहीं से लिया गया है। उसी रिवाज को आज भी कंटिन्यू किया गया है। कस्टम्स एक्ट के बारे में जानने के बाद में अब हम शुरू करते हैं कस्टम्स एक्ट का पहला चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपने ये तो देख लिया कि कस्टम्स एक्ट को कस्टम्स एक्ट ही क्यों बोला जाता है। अब हम देखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किसको बोलते हैं, मतलब कब गुड्स को इंपोर्ट माना जाएगा, कब गुड्स को एक्सपोर्ट माना जाएगा, उसके बारे में। जैसे कि इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, और ये देख रहे हो कि एक वेसल्स इंडिया में एंटर हो रहा है। ये वेसल्स इंडिया में जब एंटर हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, ध्यान से सुनना। ये वेसल्स इंडिया में एंटर हो रहा है तो इंडिया जो 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ रहता है। ये देखो, ये लाइन आपको दिख रही है पूरी, ये लाइन, ये 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। और इसके दो टुकड़े कर देता हूँ मैं, कौन सा, एक फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब जहाँ से इंडिया शुरू हो रहा है, इंडिया की जो आपके जो ये कोस्ट लाइन है, बाउंड्री है, कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन से पहले 12 नॉटिकल माइल्स, उसको बोला जाता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर। क्या बोलते हैं, इंडियन टेरिटोरियल वाटर। और वेसल्स जब इस इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर हो रहा है, मतलब आउटसाइड इंडिया से आया माल लेकर के, ये देखो इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर हो रहा है, यहाँ से इंपोर्ट शुरू होता है, यहाँ से इंपोर्ट शुरू हो जाता है। और जब ये गुड्स आ गया, कस्टम्स पोर्ट पे पहुंच गया, ये पोर्ट पीछे दिख रहा है, पोर्ट पे माल पहुंच गया, ये वेसल्स में माल है। अब ये माल को वेसल से उतार करके कस्टोडियन की कस्टडी में रख दिया जाता है। ये जो कस्टोडियन है, इसकी कस्टडी में माल रखा हुआ, तब भी इसको इंपोर्टेड गुड्स बोलेंगे। ये अभी भी इंपोर्टेड गुड्स है, भले ये कस्टोडियन की कस्टडी में पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए कि गुड्स मेरा है, मैं गया, ये कस्टम ऑफिसर है, कस्टम ऑफिसर को मैंने बोला कि सर मैं आपको ड्यूटी पे करना चाहता हूँ, ड्यूटी पे करके मैं अपना गुड्स ले जाना चाहता हूँ। मैंने इनको ड्यूटी पे कर दी, और जैसे ही मैंने इनको ड्यूटी पे की, वो गुड्स अब इंपोर्टेड गुड्स नहीं, डोमेस्टिक गुड्स कहलाएगा। तो जब तक होम कंजम्पशन के लिए आप रिमूव करते हैं ड्यूटी पे करके, उससे पहले तक वो इंपोर्टेड गुड्स होता है। जैसे ही ड्यूटी पे करेंगे वो डोमेस्टिक गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा, फिर वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहलाएगा। तो इंपोर्टेड गुड्स कब तक होता है, जब तक वो इंडिया में जो है आ रहा है, और जब तक आपने ड्यूटी पे नहीं की, ये उसकी डेफिनेशन है।
ये आप रीड करना। नेक्स्ट आते हैं आपके एक्सपोर्ट किसको बोलते हैं। एक्सपोर्ट इट बिगिंस व्हेन गुड्स आर प्रेजेंटेड फॉर एक्सपोर्ट। ये कस्टम अथॉरिटी है और ये जो गुड्स है ये मैंने ले जा करके इनको दिया कि भाई साहब इस गुड्स को एक्सपोर्ट करना है। इन्होंने बोला ठीक है हम इस गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे और इट्स कंटिन्यू एज लॉन्ग एज गुड्स आर विद इन टेरिटोरियल वाटर। अब ये गुड्स इन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए मैंने इनको दिया, इनके पास मैंने दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो लगती है वो मैंने पे कर दी। और ये जो वेसल्स है ये माल लेकर के इंडिया के बाहर जा रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है वेसल्स माल लेकर के। अब ये जैसे इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस करेगा तब ये माना जाएगा एक्सपोर्ट कंक्लूड हो गया। जब तक इंडियन टेरिटोरियल वाटर में तब तक यही माना जाएगा ये एक्सपोर्टेड गुड्स है। और जैसे ही गुड्स 12 नॉटिकल माइल्स क्रॉस कर देगा, इंडियन टेरिटोरियल वाटर क्रॉस कर देगा, ये मान लिया जाएगा कि गुड्स जो है वो आपका एक्सपोर्ट हो चुका, तो एक्सपोर्ट कंक्लूड हो जाएगा। ओके चलो, और हमेशा एक्सपोर्ट के अंदर गुड्स का डेस्टिनेशन है वो आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर इंडिया का मीनिंग क्या होता है। तो इंडिया का मीनिंग तो अभी हमने आपको बताया कि इंडिया 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है, बराबर है, जिसमें फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स जो होता है वो इंडियन टेरिटोरियल वाटर होता है। इंडियन कस्टम्स वाटर जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक फैला हुआ है और इंडियन कस्टम्स वाटर में सास के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं बेटा। सास का मतलब सर्च अरेस्ट एंड सीज, बराबर है, ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे इंडियन कस्टम्स वाटर में। लेकिन इंडियन टेरिटोरियल वाटर है जो फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स है उसमें कस्टम्स के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ऑल प्रोविजंस ऑफ कस्टम्स एक्ट। मतलब इधर देखना कि अगर कोई भी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, बराबर है, और ये 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया फैला हुआ है। तो ये है फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स, ये इंडियन टेरिटोरियल वाटर है। अगर कोई भी वेसल्स इस वाले एरिया में है तो उस वेसल्स को ऑफिसर रोक करके सर्च कर सकता है, कस्टम ऑफिसर। कोई भी इलीगल गुड्स है तो उसको सीज कर सकता है और कोई भी पर्सन जो उसमें इन्वॉल्व है उसको अरेस्ट कर सकता है। SAS मतलब सास के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन अगर गुड्स इस वाले एरिया में या वेसल्स यहाँ पे एंटर हो चुके हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर में तो पूरा कस्टम्स एक्ट के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, जैसे वैल्यूएशन के प्रोविजंस हो गए, बराबर, सब प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। बट कस्टम्स वाटर के अंदर खाली सास के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, तो जो ये वाले पार्ट में एप्लीकेबल होंगे सास के प्रोविजन सिर्फ। ओके ना, अब बारी आती है इसके अंदर एक और केस आता है कि भाई इसमें कस्टम्स वाटर की डेफिनेशन तो ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें 1200 नॉटिकल माइल्स वगैरह ये भी सर समझ में आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। बट यहाँ पर कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी हमारे इंडिया का पार्ट होता है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसको बोलते हैं वो जानना जरूरी है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, एक स्लोप, ये वाला एरिया दिख रहे हो आप, पानी के अंदर एक स्लोप बना हुआ रहता है। जैसे कई बार क्या होता है कि ये जैसे ज़मीन है, ज़मीन से यूं ऐसे पानी के अंदर एरिया जाता है और ये पूरा पानी है मान लो यहाँ पर, तो ये वाला जो एरिया होता है ना ये स्लोप, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, बराबर है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे आप देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे हैं, ये भाई साहब जो है मेजर भी कर रहे हैं इस वीडियो को में, आप देख रहे होंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ को माप रहे हैं, देख रहे हैं, यहाँ पे तैर रहे हैं। ये जो पूरा स्लोप दिख रहा है ना आपको, ये पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है बेटा। ओके चलो ना, नेक्स्ट आते हैं गुड्स। गुड्स की डेफिनेशन में क्या आता है, तो गुड्स की डेफिनेशन में इन्होंने 5 चीज़ों को कवर किया है। एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड व्हीकल्स गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, वेगेज गुड्स की डेफिनेशन में आता है, स्टोर्स जो होते हैं वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके करेंसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, और एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब जरा इनका डिटेल एनालिसिस करते हैं, जरा ये सबसे पहले एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड व्हीकल्स। अगर एयरक्राफ्ट वेसल्स एंड व्हीकल्स को गुड्स मान लिया जाएगा तो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, कोई भी एयरक्राफ्ट वेसल्स व्हीकल्स अगर पैसेंजर को छोड़ने के लिए आ रहा है तो उसको भी गुड्स मान लेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि जैसे एग्जांपल के लिए ये एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करने आया, देखो पैसेंजर उतर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट से, तो ये एयरक्राफ्ट गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। जो पैसेंजर को एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए आते हैं इंडिया में, या ये वेसल्स आपको दिख रहा है जो गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग के लिए आ रहे हैं, इसमें देखो गुड्स रखा हुआ, कंटेनर बड़े बड़े रखे हैं वेसल्स के अंदर, ये गुड्स के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए इंडिया में आते हैं। तो इन वेसल्स को, एयरक्राफ्ट को, या कोई भी व्हीकल्स जो होते हैं जो पैसेंजर के एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए, गुड्स के लोडिंग अनलोडिंग के लिए इंडिया में आते हैं, उसको कभी भी गुड्स के डेफिनेशन में कवर नहीं किया गया, वो गुड्स नहीं माने जाते। तो गुड्स क्या माने जाते हैं, जो परमानेंटली इंडिया आते हैं। जैसे ये फरारी गाड़ी मैंने अपने लिए खरीदी है, फरारी गाड़ी मैंने इंपोर्ट की है, ये गुड्स है, ये मैं इंडिया में यूज करूंगा, परमानेंटली मेरे काम के लिए है, ये किसी के एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए नहीं आया। ये चार्टर्ड प्लान मैंने अपने लिए मंगवाया है, ये चार्टर्ड प्लान मैंने अगर अपने लिए मंगवाया है तो याद रखना कि ये चार्टर्ड प्लान जो है वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर होगा। क्यों, क्योंकि पैसेंजर के एम्बार्किंग डिसएम्बार्किंग के लिए इंडिया में नहीं आ रहा है। ओके ना, नेक्स्ट आता बैगेज। बैगेज को हम डिटेल में तो बैगेज चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं बेटा, बट बैगेज का मतलब होता है बिलोंगिंग ऑफ द पैसेंजर्स। जैसे कोई पैसेंजर अगर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, जैसे ये पैसेंजर इंडिया से बाहर जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि ये कस्टम डिपार्टमेंट यहाँ पे चेकिंग कर रहा है,
बैग ओपन कर रहे हैं, अब देखो चेकिंग हो रही है यहाँ पे, उनके पास में सामान है, लगेज है, ये बैगेज, इसको बैगेज बोलते हैं, बिलोंगिंग ऑफ द पैसेंजर्स, बराबर है। तो जब आप आउटसाइड इंडिया घूमने जाते हो और आउटसाइड इंडिया में कुछ शॉपिंग वगैरह करके आते हो, जैसे कुछ ज्वेलरी लेकर के आए, कुछ मोबाइल फोन लेकर के आए, लैपटॉप लेकर के आए, कुछ गुड्स आप लेकर के आते हो, उन गुड्स पे फिर कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, क्योंकि वो गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो रहा है, तो कस्टम पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, बराबर। वो कैसे लगती है, क्या लगती है, वो हम बैगेज चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। नो डाउट कुछ बैगेज जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट भी होते हैं, जैसे बोनाफाइड बैगेज जो होते हैं उन पर ड्यूटी नहीं लगती, जो पर्सनल यूज़ के आइटम्स होते हैं उन पर ड्यूटी नहीं लगती है, जो कपड़े में इंडिया से लेकर के गया, जैसे मान लीजिए कि ये जैकेट मैं फॉरेन कंट्री घूमने गया तो मैं लेकर के गया, ये घड़ी जो मैंने पहन रखी है मैं फॉरेन कंट्री गया तो मैं साथ में लेकर के गया, तो ये जो चीज़ें होती है, ये वॉच हो गया, ये आपके रेगुलर यूज़ के सामान हो गए, इन पे कभी भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगती, ना जाते वक्त लगेगी और ना आउटसाइड इंडिया से जब मैं वापस इंडिया में आऊँगा तब लगेगी, इन पे कभी भी नहीं लगती। आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स खरीद करके इंडिया में लेकर के आ रहा हो तो लग सकती है, तो उसके प्रोविजन हम बैगेज चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा। वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि 35% की रेट से ड्यूटी लगती है जब आउटसाइड इंडिया से इंडिया में बैगेज लेकर के आते हो आप, और 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता है, बराबर है, तो टोटल 38.5% लगता है। स्टोर्स क्या होता है, स्टोर्स होता है जो वेसल्स के अंदर काफ़ी सारे गुड्स रखे हुए होते हैं उनको स्टोर्स बोलते हैं, जैसे खाने पीने के सामान, जो आपके लाइफ जैकेट्स वगैरह हो गए, लिकर वगैरह हो गई, फ्यूल वगैरह हो गया, बराबर, स्टोर्स हो गए, ये सब जो होते हैं जो कि सामान जो बोर्ड पे यूज़ होते हैं, बराबर, उनको स्टोर्स बोला जाता है, ये भी आपके गुड्स के डेफिनेशन में कवर होते हैं। नेक्स्ट आता है करेंसी एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इस पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होता है, ये भली गुड्स की डेफिनेशन में, बट इस पर कस्टम्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, इस पर फेमा एक्ट एप्लीकेबल होगा। एंड एनी अदर काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब चीजें आपकी गुड्स के डेफिनेशन में कवर होते हैं बेटा। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स में हम पढ़ने वाले हैं कि नेचर वाइज इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे इंपोर्टेड गुड्स क्या होते हैं, इन्होंने बोला द गुड्स ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया आर रेफर टू एज इंपोर्टेड गुड्स, जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहे हो जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं पे करते तब तक वो इंपोर्टेड गुड्स है, ड्यूटी पे करने के बाद में वो इंपोर्टेड गुड्स की डेफिनेशन में नहीं रहेगा। प्रोहिबिटेड गुड्स वो होते हैं जिनको ना तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही इंपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट देखो क्रॉस लगा हुआ है, इंपोर्ट यहाँ पे भी क्रॉस लगा हुआ है, ये क्या कहलाएगा, प्रोहिबिटेड गुड्स, इनको बोलते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स। ये नोटिफिकेशन इशू करके गवर्नमेंट लगाती है, बराबर है। और प्रोहिबिशन में भी एब्सोल्युटली और कंडीशनल, कुछ प्रोहिबिशन कंडीशनल होते हैं, कंडीशनल मतलब कि आपके पास में लाइसेंस होगा तो ही आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर पाओगे, अदरवाइज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, या कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी, वो कंडीशंस पूरी करोगे तो ही आप गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर सकते हो, अगर आपने वो कंडीशन पूरी नहीं की तो फिर आप उनको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड गुड्स माना जाएगा। तो कुछ कंडीशनल प्रोहिबिशन होते हैं, कुछ एब्सोल्यूट जो है वो होते हैं प्रोहिबिशन, जैसे परमाणु बम, न्यूक्लियर। अब ये जो न्यूक्लियर होते हैं, ये न्यूक्लियर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड गुड्स है, बराबर, और ये एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड गुड्स की डेफिनेशन में कवर होता है। ओके, नाउ नोटिफाइड गुड्स वो होता है जिसका इंपोर्ट आप नहीं कर सकते बट एक्सपोर्ट अलाउ है। इंपोर्ट क्रॉस एक्सपोर्ट अलाउ, ये क्यों होता है, कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई गुड्स इंडिया में ऑलरेडी बनता है, जैसे ये टॉयज है, ये टॉयज का सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये टॉयज है, ये टॉयज इंडिया में खूब सारे बनते हैं, खूब सारे टॉयज बनते हैं इंडिया के अंदर, और अच्छी खासी डिमांड भी है इंडिया में। अब ये टॉयज है वो मान लीजिए कि भाई 1000 रुपीज़ के हिसाब से हम इंडिया में बेचते हैं, ये टॉयज फॉरेन से इंपोर्ट किए जाते हैं, ये 100 रुपीज़ में बिकते हैं, और इनकी वजह से इंडियन मार्केट डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, तब गवर्नमेंट क्या करेगी, इन टॉयज के इंपोर्ट पर रोक लगा देगी, बट एक्सपोर्ट अलाउ है, इनका एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि ये कुछ कार है, ये सिर्फ फॉरेन कंट्री के अंदर ही बिकती है, इंडिया वाले इसको इंपोर्ट नहीं करते, गवर्नमेंट ने मना करेगा, क्यों, क्योंकि इनका जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है, ये देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको, धुआं कितना निकलता है, ये जो धुआं निकलता है ना, इस धुएं से पूरा एनवायरनमेंट गंदा होता है, पॉल्यूट होता है। तो गवर्नमेंट ने इस टाइप की कार को इंडिया में बैन कर दिया कि भाई आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, आपके नोटिफाइड गुड्स, जिसका इंपोर्ट अलाउ नहीं, बट ऐसी गाड़ियां अगर बनती है तो एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट अलाउ है। तो देखो ये अलग अलग चीज़ों पे, हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ट्रेड पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट किसी भी गुड्स को नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर सकता है। तो उस केस में होता क्या है, क्या गवर्नमेंट उसके लिए पहले से ही कोई प्लानिंग करके चलता है, बोलता है भाई ये नोटिफाइड गुड्स है, यस प्लानिंग करेगा, बोल देगा नोटिफाइड गुड्स है, जिस दिन से उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल करके किसी गुड्स को नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया, उस दिन के बाद से आप उस गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं सारे प्रोविजंस आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ के, ये सारे प्रोविजंस, ये प्रोविजंस क्या कहना चाहते हैं, इधर देखो, मान लीजिए कि ये वाले जो गुड्स है, ये टॉयज है, मान लेते हैं ये टॉयज मैंने जो है फॉरेन से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, और आज की डेट मान लेते हैं कि आज डेट है हमारी 5 सितंबर को मैं ये गुड्स इंपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये गुड्स का ऑर्डर दे चुका हूँ मैं, ये गुड्स वेसल्स में आ रहे हैं,
और ऐसा कुछ स्टॉक ऑलरेडी मेरे पास पड़ा है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया, आज 5 सितंबर को एक नोटिफिकेशन निकाल दिया टीचर्स डे के दिन कि भाई ये जो गुड्स है वो क्या है, नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर करते हैं। अब नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट ने सडनली बोल दिया मेरे पास में ऑलरेडी 1000 यूनिट्स पड़ी है, 1000 यूनिट्स पड़ी है टॉयज की, ये टॉयज की 1000 यूनिट्स पड़ी है मेरे पास में, ऑलरेडी पड़ी हुई है। ये टॉयज रास्ते में है, अभी रास्ते में आ रहे हैं इंडिया के अंदर ये टॉयज, बराबर है। अब मैं क्या करूं, कल को अगर मेरे यहाँ पे रेड पड़ जाए, इंस्पेक्शन हो जाए, तो वो तो आकर के बोलेगा महेश गौड़ आपके पास में 1000 यूनिट्स कहां से आया, ये तो आपने स्मगलिंग की, इसका मतलब, क्योंकि नोटिफाइड गुड्स अगर आपके पास में पड़ा तो ये स्मगलिंग है। तो नोटिफाइड गुड्स को अगर इंपोर्ट करो तो वो स्मगलिंग माना जाएगा, तो मैं करूंगा क्या, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आया, जैसे कि 5 सितंबर को नोटिफिकेशन आया, तो इसके 7 डेज के अंदर अंदर मुझे कस्टम्स अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरे पास में ये वाला गुड्स पड़ा हुआ है पहले से, आप आकर के चेक कर लीजिए, इसकी जगह, इसकी प्लेस, कितना स्टॉक है, कितनी क्वांटिटी, वो सब मुझे बतानी पड़ेगी। कौन सा गुड्स अभी मेरा इंपोर्ट हो रहा है, जो निकल चुका है, इंडिया पहुंचने वाला, उन सब की डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद में जब ये गुड्स मैं किसी को बेचता हूँ, जैसे कि मान लीजिए गुड्स मैंने आपको सेल किए हैं, तो मैं आपको एक इनवॉइस इशू करूंगा, उसका रिकॉर्ड मैं रखूंगा, और इवन आपको भी रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि आपने ये गुड्स किससे खरीदा। कल को आपके वहाँ पे रेड पड़ी और बोले कि नोटिफाइड गुड्स आपके पास में कहाँ से आया, तो आप बोल सको कि मुझे महेश गौड़ ने बेचा। वो मेरे पास में आएंगे इंक्वायरी करने के लिए, तो मैं बोलूंगा कि नोटिफिकेशन आने से पहले ऐसा स्टॉक मेरे पास पड़ा था जिसकी डिटेल मैंने आपको दी है, बराबर है। हाँ, नोटिफाइड गुड्स अगर पर्सनल पर्पस के लिए आ रहा है तो मंगवा सकते हैं, उस पर कोई प्रोविजन नहीं लगता है, ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इटालियन मार्बल है, इटालियन मार्बल में इंडिया में इंपोर्ट करता हूँ अपने घर में जो हवेली है, उस हवेली में लगाने के लिए, और मान लेते हैं एक एग्जांपल है, इटालियन मार्बल जो नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, इटालियन मार्बल को नोटिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया कि ये नोटिफाइड गुड्स है, बट फिर भी मैं इसको इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया में लेकर के आ रहा हूँ, तो इंडिया में ये मैं लेकर के आया, चलेगा, अलाउ है, मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे डोमेस्टिक यूज में आएगा, मैं इसको कमर्शियली बेचूंगा नहीं, तब चलेगा, बट ये प्रूफ करने का बर्डन मेरा रहेगा, डिपार्टमेंट का नहीं रहेगा। साबित कर दिया डोमेस्टिक यूज में लूंगा तो अलाउ है। ओके ना, नेक्स्ट आते हैं आपके, अगर नोटिफाइड गुड्स आपके स्टॉक में पड़ा, वो एक जगह से दूसरी जगह पे भी आप बेचते हैं, तो आपको डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा, इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको बेच सकते हैं। ये सारे प्रोविजंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ओके, ये रेसिडेंशियल प्रेमाइसिस में पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हो तो चलता है, बट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको प्रेजेंट करना होगा कि ये स्मगलिंग नहीं है, ये आप पर्सनल पर्पस के लिए लेकर के आ रहे हो, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है ये। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं, स्पेसिफाइड गुड्स वो होते हैं बेटा जिनका एक्सपोर्ट अलाउ नहीं है बट इम्पोर्ट अलाउ है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोविड वैक्सीन। कोविड वैक्सीन नो डाउट गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी एक्सपोर्ट भी की, लोगों को मदद भी की, बट मान लीजिए इंडिया में शॉर्टेज हो रही है और लिमिटेड वैक्सीन ही है, तो पहले इंडिया वालों को लगानी जरूरी है, तब गवर्नमेंट यूँ भी कर सकती है कि उस वैक्सीन को स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दे। स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया, बोले कि भाई इसको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता है बट इंपोर्ट कर सकते हो वैसी वैक्सीन, उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड गुड्स। ये जो प्रोविजंस होते हैं ये 100 किलोमीटर की बेल्ट तक ही एप्लीकेबल होता है। तो इसका मतलब इधर देखना, ये पानी के अंदर एक आप देख रहे होंगे कि नेचुरल गैस और मिनरल्स निकालने का प्लांट है मेरा, जो समुद्र के अंदर है, ये प्लांट है। ये प्लांट 100 किलोमीटर की बाउंड्री के बियॉन्ड है, कोस्ट लाइन से 100 किलोमीटर दूर है, बराबर है, मतलब इंडिया से 100 किलोमीटर पानी के अंदर ही है, बराबर है। अब ये प्लांट है तो उस बियॉन्ड 100 किलोमीटर के, तो इस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो गवर्नमेंट ने अगर मान लीजिए कि कोई स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया, जैसे नेचुरल गैस को स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया, तब ये प्लांट से वो नेचुरल गैस एक्सपोर्ट की जा सकती है, बराबर, क्योंकि उस पर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये 100 किलोमीटर की बेल्ट में ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल किए जाते हैं जनरली। ओके ना, 15,000 रुपये तक का बेनिफिट भी दिया गया है। 15,000 रुपये तक का बेनिफिट का मतलब क्या कि कोई भी गुड्स अगर स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने, जैसे मान लीजिए कि ये गुड्स है, ये स्पेसिफाइड गुड्स डिक्लेयर कर दिया और ये गुड्स मैं फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये गुड्स लेकर के जाऊँ और वहाँ पे ले जा करके किसी को गिफ्ट करूँ मैं, बराबर है। जैसे मान लीजिए कि बिल गेट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ, बिल गेट्स ने बोला गौड़ साहब यार आते हो तो वो गुड्स लेकर के आना यार, बहुत अच्छा था यार। मेरे बेटे ने बोला कि महेश गौड़ सर को बोलिए कि वो गुड्स लेकर के आए, तो वो गुड्स में ये स्पेसिफाइड गुड्स है, अब एक्सपोर्ट नहीं कर सकता बट मुझे लेकर के जाना है तो चलेगा। अगर इसकी कीमत 15,000 रुपये तक की है तो मैं ले जा सकता हूँ, तो वो अलाउ है, बराबर है। तो 15,000 का ये जो क्राइटेरिया है ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, बाकी के जो प्रोविजंस होंगे वो ऊपर वाले प्रोविजंस ही एप्लीकेबल होंगे आपके। ओके ना, नेक्स्ट होता है ट्रांजिट गुड्स क्या होता है। ट्रांजिट गुड्स क्या होता है और ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है, ये एक ही साथ मैं समझा रहा हूँ, इधर देखना बेटा। ये वेसल्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, बराबर। ये वेसल जो आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, इसमें खास बात देखो, इसमें आपने देखा होगा ऊपर 4 बॉक्स रखे हुए हैं, ये 4 गुड्स है, A B C D, ये 4 गुड्स है।
और ये वेसल्स जो है मुंबई पोर्ट पे आएगा, मुंबई पोर्ट पे जो है, इधर देखो ये वेसल्स मुंबई पोर्ट पे पहुंचा, मुंबई पोर्ट पे ये गुड्स उतरा, ए गुड्स उतरा, ये इंपोर्टेड गुड्स है। मुंबई पोर्ट पे बी भी उतरा, बी वाला प्रोडक्ट भी देखो मुंबई पोर्ट पे उतर गया है। अब ये जो बी प्रोडक्ट है ये आपके इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, क्योंकि ये मुंबई पोर्ट से इंग्लैंड भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? इंग्लैंड भेजा जाएगा, किसी और वेसल्स में डाल करके। ये देखो दूसरा वेसल्स है, इस वेसल्स में गुड्स को गया ये, अब ये यहाँ से इंग्लैंड जाएगा, अब ये यहाँ से इंग्लैंड जाएगा, तो उसको बोलते हैं आपके ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ये सी वाला जो गुड्स है ये भी उतरा पोर्ट पर, अब ये सी वाला विद इन इंडिया कहीं और भेजा जाएगा, मुंबई से चेन्नई भेजा जाएगा। ये एक वेसल्स है, इस वेसल्स में लोड किया और ये वेसल्स अब इसको चेन्नई लेकर के जाएगा। कहाँ लेकर के जाएगा? चेन्नई लेकर के जाएगा। तो बेटा याद रखना इस केस के अंदर जब ये गुड्स चेन्नई जाने वाला है, तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखना बेटा कि ये गुड्स क्या कहलाएंगे? ट्रांसशिपमेंट। जो पोर्ट पे उतरे हैं, अनलोड हुए हैं, बट विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया कहीं और भेजे जाएंगे, वो ट्रांसशिपमेंट गुड्स होते हैं। तो सर ट्रांजिट गुड्स क्या होते हैं? ट्रांजिट गुड्स जो डी वाला गुड्स रखा हुआ है वो वेसल्स के अंदर ही है अभी का भी। और ये क्यों है? क्योंकि ये वेसल्स यहाँ से श्रीलंका जाएगा, जब ये श्रीलंका जाएगा वेसल्स, तो श्रीलंका में इसको उतारा जाएगा। तो ये इंडियन पोर्ट के लिए, मुंबई पोर्ट के लिए क्या कहलाएगा? ट्रांजिट गुड्स कहलाएगा बेटा। ओके, समझ में आया? तो जो डी वाला प्रोडक्ट है वो ट्रांजिट गुड्स है, और ए वाला जो प्रोडक्ट है वो इंपोर्टेड गुड्स है, और बी एंड सी वाला जो प्रोडक्ट है वो आपके क्या था? ट्रांसशिपमेंट। ओके, अब आ जाओ इधर, कोस्टल गुड्स क्या होता है ना। अब हम देखते हैं कि कोस्टल गुड्स क्या होता है। कोस्टल गुड्स किसको बोला गया, जरा देखते हैं। कोस्टल गुड्स में इन्होंने क्या कवर किया कि जैसे कोई भी गुड्स जो इंडिया है, डोमेस्टिक गुड्स है, जैसे कि मान लो ये इंडिया का गुड्स है, बराबर, ये इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ, इंडिया में बना या इंडिया में ही बेचा जा रहा है। इस गुड्स को अगर मैं विद इन इंडिया थ्रू सी रूट भेज रहा हूँ, जैसे मुंबई से चेन्नई भेज रहा हूँ, बराबर, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये मुंबई पोर्ट से चेन्नई पोर्ट के लिए निकला गुड्स, और ये गुड्स क्या है? डोमेस्टिक गुड्स है, तो उसको बोला जाता है कोस्टल गुड्स, जो विद इन इंडिया थ्रू सी रूट कहीं पर भी भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, अगर कोई भी गुड्स मैंने आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट किया, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट किया, जैसे ही उसको इंपोर्ट किया उस पर ड्यूटी पे कर दी, ड्यूटी पे करने के बाद वो भी डोमेस्टिक गुड्स है, उसको भी अगर मान लो मैं विद इन सी रूट, थ्रू सी रूट विद इन इंडिया भेज रहा हूँ थ्रू सी रूट, तो वो भी आपके क्या माना जाएगा? कोस्टल गुड्स। जैसे एग्जांपल के लिए ये मुंबई, ये देखो यहाँ पे देखो, ये मुंबई पोर्ट पे वेसल्स है, मुंबई पोर्ट पे गुड्स को मैंने उतारा, मैंने इस पे कस्टम ड्यूटी पे कर दी, ये इंपोर्टेड गुड्स था, अब ये डोमेस्टिक गुड्स हो गया, क्योंकि ये आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया। अब ये डोमेस्टिक गुड्स हो गया, मुंबई पोर्ट पे ड्यूटी पे कर चुका हूँ, अब इसको मैं मुंबई से चेन्नई भेज रहा हूँ, तो इसको भी कोस्टल गुड्स माना जाएगा। अब ड्यूटी पे करने के बाद विद इन इंडिया थ्रू सी रूट कहीं पे भी गुड्स को भेजते हो, वो क्या कहलाएगा? कोस्टल गुड्स कहलाएगा बेटा ना। कस्टम ऑफिसर की डेफिनेशन वगैरह बेटा ये एक बार आप देख लेना कि कस्टम ऑफिसर में कौन कौन है। प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम्स अपील, ओके, ये सब, और अदर ऑफिसर्स जो आपके ये केमिकल एग्जामिनेशन वगैरह करते हैं, वो सब ऑफिसर्स यहाँ पे आते हैं। इन ऑफिसर्स को अपॉइंट कौन करता है? इनको सीबीआईसी अपॉइंट करता है, बराबर है, और या फिर सीबीआईसी ऑथराइज कर देता है कमिश्नर वगैरह को कि जैसे एसीडीसी है उसके नीचे की रैंक, एसीडीसी की नीचे की रैंक के ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद भी अपॉइंट कर सकते हैं, कमिश्नर वगैरह, असिस्टेंट कमिश्नर वगैरह, वो खुद भी अपॉइंट कर सकते हैं। ओके, पावर ऑफ कस्टम्स ऑफिसर के पास में सारी वो पावर होती है जो कस्टम्स एक्ट में उनको दी जाती है। तो कस्टम्स एक्ट की सारी पावर जो होती है कस्टम ऑफिसर के पास में होती है, जो भी एक्ट में उनको बताई गई है, और उनके सबऑर्डिनेट्स की पावर भी उनके पास में होती है। बट याद रखना, कमिश्नर अपील कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एडमिन और जुडिशियल वर्क दोनों करते हैं, इसलिए उसको एडजुडिकेटिंग बोलते हैं। कमिश्नर खाली जुडिशियल वर्क करता है, कोई केस उनके पास में जाता तो हियरिंग करता है, वो एडमिन के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, एडमिन का काम नहीं करता कमिश्नर अपील, वो कमिश्नर करता है। प्रिंसिपल कमिश्नर चीफ कमिश्नर करेंगे, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर करेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट, ये सब करेंगे, बट कमिश्नर अपील एडमिन का काम नहीं करता। तो कमिश्नर अपील कभी भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की पावर यूज नहीं कर सकता, एडमिन वाली पावर यूज नहीं कर सकता, उसके पास कोई केस जाएगा तो ही वो उस पर फैसला सुनाएगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑथराइज एनी ऑफिसर, गवर्नमेंट के पास में पावर है कि इमरजेंसी सिचुएशन हो या कभी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो तो किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिसर को कस्टम्स ऑफिसर की पावर दे सकता है और उनको कस्टम ऑफिसर बना सकता है, बराबर है, वो पावर उनको दी जा सकती है ना। अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट, अब ये वाला पार्ट आपके एक्चुअली सिलेबस में से जो है रिमूव कर दिया गया है, इतना नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, इनलैंड कंटेनर डेपो, एयर फ्रेट स्टेशन, लैंड कस्टम स्टेशन, बराबर है, कोस्टल पोर्ट, ये सब जो है वो सीबीआईसी अपॉइंट करता है। सीबीआईसी की ये कहाँ पे बनेंगे ये सीबीआईसी डिसाइड करता है।
कस्टम्स एरिया पोर्ट में कहाँ पे बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। जैसे ये पोर्ट दिख रहा है, ये पोर्ट दिख रहा है, ये कस्टम्स एरिया है। कस्टम्स एरिया क्या होता है, जहाँ पर गुड्स को रखा जाता है, बराबर गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग होती है, वो कस्टम्स एरिया में होती है। तो देखो गुड्स वगैरह रखा हुआ है यहाँ पर, ये कस्टम्स एरिया है। तो पोर्ट कहाँ बनेगा, कस्टम्स पोर्ट, ये डिसाइड कौन करता है, सीबीआईसी। बट उसमें कस्टम एरिया कहाँ पे बनेगा वो डिसाइड कौन करता है, कमिश्नर। और साथ में बोर्डिंग के लिए बोर्डिंग स्टेशन भी होता है। जब पैसेंजर, ये पैसेंजर आ रहे जा रहे हैं, ये पैसेंजर के लिए बोर्डिंग स्टेशन होता है। बोर्डिंग स्टेशन कहाँ बनेगा, पोर्ट पर, ये भी कौन डिसाइड करेगा, कमिश्नर। वेयर हाउसिंग स्टेशन जहाँ पे बिना ड्यूटी पे के आप गुड्स रख सकते हैं, वो कौन बनाएगा, वो कहाँ पे बनेगा, वो जगह कौन सी होगी, वो डिसाइड कौन करेगा, सीबीआईसी। बोर्डिंग स्टेशन का बता दिया, तो ये कमिश्नर, ये सीबीआईसी, ये कमिश्नर, बराबर है ना। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। बढ़ते हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और नेक्स्ट टॉपिक से पहले याद रखना कि अगर रिवीजन लेक्चर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत है, बड़े मेहनत से एनिमेशन के साथ में बना रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके करियर संवारने में ये मदद करेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,